हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ऑल एग्ज़ाम जी के पॉइंट पर। और आज की जो वीडियो है, जो उत्तराखंड प्रैक्टिस सेट चल रहा है, हमारा लाइव क्लास है, जिसमें हिंदी, ऑल ओवर जीएस, उत्तराखंड जीएस, कंप्यूटर और रीजनिंग के क्वेश्चन होते हैं, जो उत्तराखंड एग्ज़ाम पेपर पर आधारित आपका प्रैक्टिस सेट है। आज 10वां प्रैक्टिस सेट है, तो जल्दी जल्दी अपने दोस्तों को इनवाइट कीजिए, अपने दोस्तों को वीडियो शेयर कीजिए, जो वो भी लाइव क्लास में आपके साथ वीडियो अटेंड कर सके। 50 क्वेश्चन मिलते हैं आपको रोज़, तो जल्दी जल्दी वीडियो को शेयर कर दीजिए। नमस्कार, सभी का वेलकम है क्लास में। जल्दी जल्दी वीडियो शेयर कर दीजिए। 50 क्वेश्चन मिलते हैं और ये उत्तराखंड के एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। टारगेट यूके SSC है, तो अगर आपका टारगेट यूके SSC है तो क्वेश्चन आप याद किया करें और कॉपी में ऐड कर लिया करें या स्क्रीनशॉट ले लिया करें, लेकिन बहरहाल आप उसे याद किया करें। तो जल्दी जल्दी वीडियो को शेयर कर दीजिए भाई, फिर स्टार्ट करते हैं। जल्दी जल्दी वीडियो शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। सभी का स्वागत है ऑनलाइन क्लास में। और जो पहली बार चैनल पे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो स्टार्ट करते हैं भाई। पहला क्वेश्चन है, उत्तराखंड चाय विकास बोर्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ए ऑप्शन है पिथौरागढ़, बी ऑप्शन है अल्मोड़ा, सी ऑप्शन है नैनीताल, डी ऑप्शन है गैरसैंण। तो जल्दी जल्दी कमेंट्स बॉक्स में जवाब दीजिए भाई। उत्तराखंड चाय विकास बोर्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जल्दी जल्दी जवाब दीजिए भाई। देखिए, अगर हम बात करें पिथौरागढ़ की, तो स्थापना कब है पिथौरागढ़ की? 24 फरवरी 1960। ठीक है। अल्मोड़ा की स्थापना 1891। जल्दी जल्दी जवाब दीजिए। और अगर नैनीताल की बात करें, नैनीताल की स्थापना, तो नैनीताल की स्थापना भी कब है भाई? 1891 ही है। ठीक है। तो जल्दी जल्दी कमेंट्स बॉक्स में जवाब दीजिए भाई। उत्तराखंड चाय विकास बोर्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में मिलेगा इस बार। तो देखिए, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो बी वाला आंसर सही है। ठीक है, बी वाला आंसर इसका सही है। सबके अलग अलग जा रहे थे भाई, सब अलग अलग जवाब दे रहे थे, इसका कुछ के सही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो स्त्री सूर्य भी न देख सके के लिए एक शब्द है। देखिए, हिंदी का क्वेश्चन आ गया आपका ये। जो स्त्री सूर्य भी न देख सके के लिए एक शब्द है। चलिए जवाब दीजिए भाई। ए सूर्यम पश्या, बी ऑप्शन है ए लक्ष्या, सी ऑप्शन है शास्त्रज्ञा, डी ऑप्शन है विदुषी। जल्दी जल्दी जवाब दीजिए कमेंट्स बॉक्स में। ये तो आसान क्वेश्चन है, जवाब भी आने शुरू हो गए भाई। कुछ सही बता रहे हैं, कुछ अलग बता रहे हैं। जल्दी जल्दी जवाब दीजिए। जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके, देखिए यूके SSC में कई बार क्वेश्चन आ चुका है ये। ठीक है। और उत्तर प्रदेश में भी ये कई बार क्वेश्चन आया एग्जाम में। यूपी PCL में भी आया था, और उत्तर प्रदेश जो क्लर्क का एग्ज़ाम था उसमें भी ये क्वेश्चन था, और उत्तराखंड 2016 वाली वीडियो वाले में भी ये क्वेश्चन था, और अभी हाल ही में जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी आया था क्वेश्चन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो स्त्री सूर्य भी न देख सके के लिए एक शब्द क्या होगा? जल्दी जल्दी कमेंट्स बॉक्स में जवाब दीजिए भाई। लगभग सभी के जवाब सही आ रहे हैं, कुछ अलग दे रहे हैं इसके जवाब। वेलकम, सभी का वेलकम है भाई क्लास में। और जो पहली बार वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ऑनलाइन क्लास है आपकी, 50 क्वेश्चन होते हैं लगभग। देखिए, क्वेश्चन 50 से ज़्यादा ही मिलते हैं, कुछ क्वेश्चन मैं आपको बीच में बता देता हूँ। तो इसका देखिए सही आंसर है ए वाला। ठीक है, ए सूर्य पश्या। ठीक है, जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके उसे क्या बोलते हैं एक शब्द में? ए सूर्य पश्या। ठीक है, तो पहला वाला आंसर इसका सही है। ठीक है, और जो ज़्यादा पढ़ी लिखी महिला होती है उसे क्या बोलते हैं? विदुषी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिए हुए शब्दों में भिन्न अर्थ वाला शब्द है। भिन्न शब्द बताना भाई इसमें से।
किसी तरीके से तीन जो है वो समान है, लेकिन एक शब्द क्या है वो अलग है। जल्दी जल्दी जवाब दीजिए कमेंट्स बॉक्स में। जवाब भी आने शुरू हो गए हैं, जल्दी जल्दी जवाब दीजिए भाई। ए ऑप्शन है आत्मजा, बी ऑप्शन है नंदिनी, सी ऑप्शन है भार्या और डी ऑप्शन है कन्या। जल्दी जल्दी जवाब दीजिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी जवाब दीजिए भाई। भिन्न शब्द बताना है आपको। लगभग सभी के जवाब सही जा रहे हैं, कुछ ही अलग थे। सभी का वेलकम है क्लास में भाई। देखिए इसका जो सही आंसर है वो सी वाला आंसर है, ठीक है। देखिए वीडियो को शेयर भी करते रहें और जो चैनल पे पहली बार है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। 50 क्वेश्चन मिलते हैं रोज़ आपको ये, और एक तरीके से आपका उत्तराखंड प्रैक्टिस सेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बाबर को कलंदर की उपाधि क्यों दी गई थी? बाबर को कलंदर की उपाधि क्यों दी गई थी? देखिए आरआरबी में आया था भैया 2006 में क्वेश्चन। जल्दी जवाब दीजिए भाई। ए ऑप्शन है बाबर की उदंडता के लिए, बी ऑप्शन है बाबर की बुद्धिमानी के लिए, सी ऑप्शन है बाबर की उदारता के लिए, डी ऑप्शन है आपका बाबर की विजय के लिए। जल्दी जल्दी जवाब दीजिए भाई। बाबर को कलंदर की उपाधि क्यों दी गई थी? देखिए अगर बाबर की बात करें तो बाबर 1526 में भारत का राजा बना था, ठीक है, और 1530 में क्या हो गई थी, इसकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। तो बाबर ने जितने भी युद्ध लड़े थे सभी में जीता था। तो बाबर देखिए पानीपत का जो युद्ध लड़ा था 1526 में, वो इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुआ था, जिसमें इब्राहिम लोदी पराजित हुआ था। तो जल्दी जल्दी इसका कमेंट्स बॉक्स में जवाब दीजिए भाई, जल्दी जल्दी। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। बाबर को कलंदर की उपाधि क्यों दी गई थी? देखिए बाबर को जो कलंदर की उपाधि दी गई थी, लगभग कुछ के क्वेश्चन सही हैं इसमें, कुछ अलग बता रहे हैं। अरे अलग नहीं है भाई, अरे इसका सही जो है वो तीसरा वाला, ठीक है। बाबर की उदारता के कारण क्या किया गया था, इसे कलंदर की उपाधि दी गई थी भाई, उदारता के लिए, ठीक है। क्योंकि ये जनता को बहुत खुश रखता था, और इसने जब ये क्षेत्र जीत लिया था तो जो काबुल की जनता थी वहाँ पर चांदी के सिक्के भी बढ़वाए थे इसने, ठीक है। शाहरुख नामक जो सिक्का था वो इसने वहीं पर बढ़वाया था, ठीक है। कहाँ पर? काबुल में, ठीक है। तो उदारता के लिए इसे कलंदर की उपाधि दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। उस शब्द का चयन कीजिए जो बाकियों से भिन्न है। इसमें भी अलग बताना है भाई, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए जवाब भी आने शुरू हो गए हैं, जल्दी जल्दी जवाब दीजिए भाई। उस शब्द का चयन कीजिए जो भिन्न है, भी अलग बताना भी। तीन किसी तरीके से समान है लेकिन एक क्या है वो अलग है। ए ऑप्शन है दही, बी ऑप्शन है मक्खन, सी ऑप्शन है तेल और डी ऑप्शन है पनीर। जल्दी जल्दी जवाब दीजिए कमेंट्स बॉक्स में। आपको जवाब देना है भाई ये कि ये जो दही है ये स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, ठीक है। जवाब देना है भाई, कमेंट्स बॉक्स में जवाब देंगे सब। ये दही स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, ठीक है। जल्दी बताएंगे, बताइए भाई जल्दी जल्दी। उस शब्द का चयन कीजिए जो वाक्यों से भिन्न है। लगभग सभी के जवाब सही आ रहे हैं। देखिए इसका सी वाला आंसर सही है, तेल इसमें भिन्न है भाई। देखिए दूध से ही बनते हैं, दूध से दही बनता है, मक्खन बनता है और पनीर बनता है, लेकिन तेल क्या है ये अलग हो जाएगा, ठीक है। और देखिए ये जो है दही क्या है, पुल्लिंग है, ठीक है। दही खट्टा होता है, ठीक है। तो दही क्या है, पुल्लिंग है। दही, ये जो दही शब्द है इसके बिना उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश का एग्जाम अधूरा है। हर बार मालूम करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द एक पुल्लिंग है, तो क्या है, दही क्या है, ये पुल्लिंग है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस अनुक्रम में महमूद गजनबी ने भारत पर आक्रमण किया था? बताइए भैया जल्दी। निम्नलिखित में से किस अनुक्रम में महमूद गजनबी ने भारत पर आक्रमण किया था? ए ऑप्शन है मुल्तान, पहले मुल्तान पर आक्रमण किया, कन्नौज पर किया, फिर थानेश्वर में किया, फिर मथुरा में किया, फिर कश्मीर में किया। बी ऑप्शन है कश्मीर, कन्नौज, मथुरा, मुल्तान, थानेश्वर। सी ऑप्शन है कश्मीर, मुल्तान, थानेश्वर, कन्नौज, मथुरा। और डी ऑप्शन है मुल्तान, थानेश्वर, कश्मीर, मथुरा, कन्नौज। जल्दी जल्दी जवाब दीजिए भाई, जल्दी जल्दी जवाब दीजिए कमेंट्स बॉक्स में। महमूद गजनबी ने, देखिए महमूद गजनबी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था, लेकिन इसका सबसे इम्पोर्टेंट जो युद्ध है वो 1025 का, जो सोमनाथ मंदिर को लूटा था इसने, ठीक है। और इसका जो अंतिम आक्रमण था वो 1027 में था जाटों के विरुद्ध, ठीक है। 1027 में इसका अंतिम युद्ध था, ठीक है। 1027 में महमूद गजनबी का भारत पर अंतिम आक्रमण था जो जाटों के
विरुद्ध था, ठीक है। और सबसे फेमस जो था भाई वो कौन सा था, वो सोमनाथ मंदिर वाला था जो 1025 में किया गया था। तो क्रम बताएंगे भाई सही वाला, जल्दी ले जाओ दीजिए। कुछ अलग बता रहे हैं, कुछ सही जा रहे हैं इसमें। देखिए भाई इसमें देखिए बी और सी तो हो ही नहीं सकता है, ठीक है, इसमें बी और सी तो हो ही नहीं सकता। देखिए डायरेक्ट कश्मीर में आकर आक्रमण नहीं कर सकता है, ठीक है, डायरेक्ट कश्मीर में आक्रमण नहीं करेगा, पहले तो मुल्तान में ही आक्रमण होगा, क्योंकि मुल्तान क्या था भाई, इधर पाकिस्तान अफगानिस्तान वाले क्षेत्र में था मुल्तान, ठीक है। तो देखिए इसका सही जो क्रम हो जाएगा, तो देखिए सबसे पहले कहाँ पर आक्रमण किया था महमूद गजनवी ने, डी वाला आंसर सही है। पहले मुल्तान पर आक्रमण किया था, मुल्तान से फिर थानेसबर हरियाणा पंजाब वाला क्षेत्र था, फिर उसके बाद कश्मीर में आक्रमण किया था, कश्मीर से मथुरा में आक्रमण किया था, और लास्ट में कन्नौज पर आक्रमण किया था। तो इसका डी वाला आंसर सही है, स्क्रीनशॉट ले लेना, इसका क्रम एग्जाम में आता है, ठीक है, मुल्तान, थानेसबर, कश्मीर, मथुरा और कन्नौज। तो आप देखिए शुरू में याद रखेंगे मुल्तान है और लास्ट में क्या है, कन्नौज है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खानवा युद्ध विजय के बाद बाबर ने कौन सी उपाधि धारण की थी। खानवा युद्ध विजय के बाद बाबर ने कौन सी उपाधि धारण की थी, जल्दी जवाब दीजिए कमेंट्स बॉक्स में। ए ऑप्शन है कलंदर की उपाधि, दूसरा ऑप्शन गाजी की उपाधि, सी ऑप्शन है विजयी की उपाधि, और चौथा ऑप्शन है महान शासक बनने की उपाधि। जल्दी कमेंट्स बॉक्स में जवाब दीजिए भाई। और जो चैनल पर पहली बार है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर करते रहें, अपने दोस्तों को शेयर करें, रोज़ 50 क्वेश्चन मिलते हैं। जल्दी जवाब दीजिए कमेंट्स बॉक्स में। देखिए खानवा का युद्ध, देखिए खानवा का जो युद्ध हुआ था, जल्दी कमेंट्स बॉक्स में जवाब देंगे भाई, कब हुआ था खानवा का युद्ध। जल्दी जवाब दीजिए। देखिए इसका सही जो आंसर है वो कौन सा है, बी वाला आंसर इसका सही है, गाजी की उपाधि, ठीक है। खानवा के युद्ध के बाद जो बाबर ने उपाधि धारण की थी वो कौन सी की थी, गाजी की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसके हृदय पर आघात हुआ हो, वाक्य के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा। जिसके हृदय पर आघात हुआ हो तो उसे हम एक शब्द में क्या कहेंगे भाई। ए ऑप्शन है मर्माहत, बी ऑप्शन है माहित, सी ऑप्शन है मर्माहुत, और डी ऑप्शन है मर्माहूत। जल्दी जवाब दीजिए भाई कमेंट्स बॉक्स में। जिसके हृदय पर आघात हुआ हो, यानी कि जिसका हृदय टूट गया हो, जिसका दिल टूट गया हो, जल्दी जवाब दीजिए भाई, उसे एक शब्द में हम क्या कहेंगे। तो इसका सही आंसर है ए वाला, मर्माहत, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेघ आए बन ठन के, इसमें कौन सा अलंकार है। मेघ आए बन ठन के, इसमें कौन सा अलंकार है। ए ऑप्शन है मानवीकरण अलंकार, बी ऑप्शन है उपमा अलंकार, सी ऑप्शन है यमक अलंकार, और डी ऑप्शन है अनुप्रास अलंकार। जल्दी जवाब दीजिए भाई, मेघ आए बन ठन के में कौन सा अलंकार है। देखिए आपका उत्तराखंड का एग्ज़ाम होता है जिसमें 20 की हिंदी आती है और जिसमें 1 से 2 अलंकार तो आपसे मालूम ही किए जाते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी जवाब देंगे, जवाब दीजिए भाई। अलंकार कौन सा अलंकार है। देखिए काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को क्या कहा जाता है, अलंकार कहा जाता है, ठीक है। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को क्या कहा जाता है, अलंकार कहा जाता है। और अलंकार कितने प्रकार के होते हैं भाई, अलंकार 3 प्रकार के होते हैं, और कहीं कहीं पर आपको मिलेंगे 2 प्रकार के, मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, वैसे 3 प्रकार के, अर्थालंकार, शब्दालंकार, और एक होता है आपका उभय अलंकार, ठीक है, उभय अलंकार भी होता है, ठीक है। तो इसका देखिए सही जवाब हो जाएगा आपका ए वाला, मानवीकरण अलंकार। जब किसी निर्जीव चीज़ की तुलना मानव से की जाती है तो उसमें मानवीयकरण अलंकार होता है। देखिए मेघ आए बन ठन के, मेघ कोई इंसान तो है नहीं जो कपड़े पहन कर आएगा, ठीक है, मेघ बादल, अब बादल ऐसा तो है नहीं भाई कपड़े पहन कर आएगा कि मेघ आए बन ठन के, तो मेघ कोई कपड़े जूते पहन के तो आएगा नहीं, तो यहाँ पर कौन सा अलंकार हो गया भाई, मानवीकरण अलंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए काली घटा का घमंड घटा में अलंकार बताओ। भाई इसमें भी अलंकार बताना है आपको, एक और अलंकार का क्वेश्चन आ गया। काली घटा का घमंड घटा में कौन सा अलंकार है। ए ऑप्शन है अनुप्रास अलंकार, बी ऑप्शन है यमक अलंकार, सी ऑप्शन है श्लेष अलंकार, और डी ऑप्शन है उपमा अलंकार। जल्दी कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए भाई, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। और जो चैनल पर पहली बार है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें। अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, उसका जवाब मैं आपको बाद में दे दूंगा, ठीक है।
तो बताइए भाई जल्दी जल्दी, बहुत ही आसान है। काली घटा का घमंड घटा। देखिए अगर हम बात करें काली घटा, तो देखिए यहाँ पर घटा एक बार यहाँ पर आया है और एक बार घटा यहाँ पर आया है, ठीक है। काली घटा का घमंड घटा, तो देखिए एक तो यहाँ पर काली घटा मतलब बालों की बात चल रही है, और एक बार घटा का जो मतलब है वही वो घटाने से है, ठीक है। तो देखिए जब एक से जो देखिए जब समान शब्द दो बार आता है या दो से अधिक बार आता है, या तो उसका अर्थ क्या होता है, अलग अलग होता है, तो उसमें यमक अलंकार होता है। तो इसका ख वाला आंसर इसका सही है, यानी कि बी वाला आंसर इसका सही है, ठीक है। देखिए श्लेष अलंकार यहाँ पे नहीं है, श्लेष अलंकार नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि श्लेष अलंकार का मतलब क्या होता है, एक ही शब्द के दो से अधिक अर्थ होते हैं, ठीक है, एक ही शब्द के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। काराकोरम दर्रा कहाँ स्थित है? ए ऑप्शन है जम्मू कश्मीर, बी ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, सी ऑप्शन है लद्दाख और डी ऑप्शन है दिल्ली। देखिए ये क्वेश्चन बहुत डाउट वाला क्वेश्चन होता है। इसमें देखिए अभी तक जो आप अगर देखते हैं तो जम्मू कश्मीर दिखाता है इसमें, लेकिन इसका जो सही आंसर हो जाएगा लद्दाख वाला हो जाएगा, क्योंकि अब वर्तमान में जो नया नक्शा है उसमें चीन है, चीन को जम्मू कश्मीर स्पर्श नहीं करता है, ठीक है। लेकिन ये जो दर्रा है काराकोरम दर्रा जो है वो चीन वाले क्षेत्र को भी स्पर्श करता है, तो इसलिए ये जो वर्तमान में पहुंचेगा काराकोरम दर्रा वो कहाँ पहुंचेगा, लद्दाख वाले में पहुंचेगा, ठीक है। इसका सी वाला आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। श्रीनगर और लेह को कौन सा दर्रा जोड़ता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन भाई, कई बार एग्जाम आया है। श्रीनगर और लेह को कौन सा दर्रा जोड़ता है? ए ऑप्शन है बड़ा लाचला दर्रा, बी ऑप्शन है माना दर्रा, सी ऑप्शन है जोजिला दर्रा, डी ऑप्शन है रोहतांग दर्रा। जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए भाई, बहुत ही आसान है, जल्दी जल्दी जवाब दीजिए कमेंट्स बॉक्स में, जल्दी जल्दी जवाब दीजिए, जल्दी जल्दी जवाब दीजिए। इसका देखिए सही जो जवाब हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, जोजिला दर्रा। कौन सा हो जाएगा भाई, जोजिला दर्रा। सी वाला आंसर इसका सही है। श्रीनगर और लद्दाख को कौन सा दर्रा जोड़ता है, जोजिला दर्रा जोड़ता है। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, लगभग सभी के जवाब सही आ रहे थे। देखिए आपको बताएं, देखिए एक है बड़ा लाचला दर्रा, ये कहाँ पर है बताइए भाई, बड़ा लाचला दर्रा ये भी हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है। और रोहतांग दर्रा ये भी हिमाचल प्रदेश में है, तो ठीक है। तो आप ये बताएंगे जो माना दर्रा है ये कहाँ स्थित है, कमेंट्स बॉक्स में जवाब देंगे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन। आंसू काव्य के रचनाकार हैं, जो आंसू है वो किसकी रचना है भाई, जल्दी जल्दी कमेंट्स बॉक्स में जवाब दीजिए। आंसू किसकी रचना है? ए ऑप्शन है सुमित्रा नंदन पंत, बी ऑप्शन है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सी ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद और डी ऑप्शन है मैथिली शरण गुप्त। जल्दी जल्दी जवाब दीजिए भाई, जल्दी जल्दी कमेंट्स बॉक्स में जवाब दीजिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आंसू काव्य के रचनाकार हैं, जल्दी जल्दी जवाब दीजिए। आंसू काव्य के रचनाकार हैं, जल्दी जल्दी जवाब दीजिए। देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा जयशंकर प्रसाद। देखिए आंसू झरना ये सब किसकी रचना है, जयशंकर प्रसाद की हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साच बराबरी तप नहीं, सच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साच के ताके हृदय आप। बताना है भाई ये किसकी पंक्तियां हैं। सच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साच के ताके हृदय आप। चलिए जवाब दीजिए भाई। ए ऑप्शन है कबीर, बी ऑप्शन है जैसी, सी ऑप्शन है मीरा और डी ऑप्शन है रसखान। बताइए भाई किसकी पंक्तियां हैं ये। सच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साच है ताके हृदय आप। बताइए भाई। देखिए सच बराबर तप नहीं, देखिए सच बराबर तप नहीं यानी कि सच 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 की बात चले। देखिए सच बराबर तप नहीं है कि सच से बड़ा कोई भी तप या तपस्या नहीं है। अगर आप सच बोलते हैं तो उससे बड़ी कोई भी तपस्या नहीं है, ठीक है। दूसरी पंक्ति में देखिए इसमें ही क्या कहा, झूठ बराबर पाप, और झूठ बोलने से बड़ा कोई पाप नहीं है, ठीक है। फिर क्या है, जाके हृदय सच, यानी कि जिसका हृदय सच्चा होता है, जो सच्चा व्यक्ति होता है, ठीक है, ताके हृदय आप, तो उसी के हृदय में क्या है, भगवान निवास करते हैं, ठीक है। उसके हृदय में जिसका हृदय सच्चा होता है, ईमानदार होता है, ठीक है, और वो गलत कामों से दूर होता है, तो उसी के हृदय में कौन रहता है भाई, ईश्वर निवास करता है, ठीक है। तो ये पंक्तियाँ किसकी हैं भाई, बताइए जल्दी कमेंट बॉक्स में। कुछ सही बता रहे हैं, कुछ अलग जा रहे हैं इसमें। देखिए इसका सही आंसर है ए वाला, ये कबीर जी की पंक्तियां हैं भाई, ठीक है। सच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप,
जाके हृदय साच है ताके हृदय आप में, ये किसी पंक्तियाँ हैं, कबीर जी की पंक्तियाँ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य के राज्यपाल द्वारा अध्यादेश जारी करने की शक्ति अनुच्छेद 213 में है। ऐसी ही राष्ट्रपति के विषय में कौन से अनुच्छेद में है? भाई बहुत ही आसान क्वेश्चन है, लेकिन बस थोड़ी सी लैंग्वेज घुमा दी गई है इसमें। देखिए जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे। ए ऑप्शन है अनुच्छेद 110, बी ऑप्शन अनुच्छेद 113, सी ऑप्शन अनुच्छेद 123 और डी है आपका ऑप्शन अनुच्छेद 134। जल्दी जल्दी कमेंट्स बॉक्स में जवाब दीजिए भाई, बहुत ही आसान है, जल्दी जल्दी। राज्य के राज्यपाल द्वारा अध्यादेश जारी करने की शक्ति किसमें है भाई? आर्टिकल 213 में है। ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि राज्यपाल किस अनुच्छेद के द्वारा अध्यादेश जारी कर सकता है? तो 213 के द्वारा अध्यादेश जारी कर सकता है। अब ऐसी ही बात चल रही है, तो यहाँ पर बात चल रही है किसकी, कि राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के द्वारा अध्यादेश जारी करता है, किस अनुच्छेद के द्वारा अध्यादेश जारी करता है? तो अब जल्दी जल्दी जवाब दीजिए कमेंट्स बॉक्स में। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा सी वाला, ठीक है, 123 के द्वारा। देखिए भारत का प्रथम व्यक्ति कौन होता है भाई? राष्ट्रपति। किस अनुच्छेद में आता है? 52 में आता है। तो एक बात बताइए, जब भारत का प्रथम व्यक्ति है तो कितना? आर्टिकल 123, ठीक है, कितना है? आर्टिकल 123 में अध्यादेश जारी कर रहा है। राष्ट्रपति किस में अध्यादेश जारी कर रहा है? 123 में। लेकिन यहाँ पर बात अगर वो मालूम करता कि भाई राज्यपाल, तो देखिए राज्यपाल राज्य में प्रथम होता है तो दूसरे नंबर पर आ जाएगा ना, तो इस एक को क्या करेंगे भाई, हम यहाँ से माइनस कर देंगे, ठीक है। अब राज्यपाल को माइनस करेंगे तो राज्यपाल का अनुच्छेद ये एक जो है हम बीच में लगा देंगे। तो देखिए 213 में कौन कर रहा है अध्यादेश जारी? राज्यपाल। और इस एक को हम 2 के पहले ले आएंगे तो 123 में कौन करेगा? राष्ट्रपति। दोनों अनुच्छेद हैं और बिल्कुल आसान है, ठीक है, कुछ नहीं करना है। अगर वो मालूम करता है कि राष्ट्रपति अध्यादेश जारी किस में करता है तो 123 में करता है, और वो मालूम करता है कि राज्यपाल अध्यादेश किस में करता है तो इस एक को हटा के बीच में लगा देंगे 213, ठीक है। वैसे ही हमारा एक अनुच्छेद आता है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट वाला। देखिए हाई कोर्ट किस में है भाई? सुप्रीम कोर्ट किस में है हमारा? 124 में। सुप्रीम कोर्ट किस में? 124 में। तो भारत का सर्वोच्च न्यायालय कौन सा है भाई? सुप्रीम कोर्ट। और दूसरे नंबर पर कौन से आते हैं? हाई कोर्ट। तो देखिए दूसरा नंबर हम पहले ले आएंगे, इसे एक को कट कर देंगे, दूसरा नंबर पहले ले आएंगे, तो 214 में क्या आते हैं? हाई कोर्ट आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसका सी वाला आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मौलिक अधिकारों के संरक्षण के लिए रिट याचिका किस में दायर की जा सकती है? मौलिक अधिकारों के संरक्षण के लिए रिट यानी याचिका किस में दायर की जा सकती है? ए ऑप्शन है उच्च न्यायालय में, बी ऑप्शन है ए ऑप्शन है इसका उच्चतम न्यायालय में, बी ऑप्शन है उच्च न्यायालय में, सी ऑप्शन है जिला न्यायालय में, और डी ऑप्शन है सत्र न्यायालय में। जल्दी जवाब दीजिए भाई। मौलिक अधिकारों के संरक्षण के लिए रिट यानी कि याचिका जो दायर की जा सकती है वो किस में की जा सकती है भाई? उच्चतम न्यायालय में, ए ऑप्शन। तो इसमें देखिए मिलान भी करना है आपको। देखिए ए ऑप्शन क्या दिया है? केवल 1 और 2, बी ऑप्शन है केवल 2 और 3, सी ऑप्शन है केवल 3 और 4, और डी ऑप्शन है केवल 1 और 4। जल्दी कमेंट्स बॉक्स में जवाब दीजिए भाई। देखिए जल्दी जवाब दीजिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। मौलिक, देखिए अगर कोई हमारे मौलिक अधिकारों का हनन करता है तो उसके लिए हम सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं और हाई कोर्ट भी जा सकते हैं। तो इसका देखिए उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के द्वारा जा सकते हैं, और उच्च न्यायालय आर्टिकल 226 के द्वारा हम उच्च न्यायालय में भी जा सकते हैं, यानी कि सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं और हम हाई कोर्ट भी जा सकते हैं। तो इसका कौन सा सही हो जाएगा भाई? पहला और दूसरा, यानी कि ए वाला इसका सही है। केवल पहला और दूसरा, ठीक है, पहला और दूसरा इसका सही है। देखिए जिला न्यायालय और सत्र न्यायालय में नहीं है इसके प्रावधान, ठीक है। तो हम इसमें हाई कोर्ट में भी जा सकते हैं 226 के द्वारा, और सुप्रीम कोर्ट में 32 के द्वारा जा सकते हैं। इसका ए वाला आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा की स्थापना कब हुई थी? बहुत आसान क्वेश्चन है भाई। राज्यसभा की स्थापना कब हुई थी? ए ऑप्शन है 1948, बी ऑप्शन है 1949, सी ऑप्शन है 1952, डी ऑप्शन है 1955। जल्दी जवाब दीजिए भाई, राज्यसभा की स्थापना कब हुई थी? देखिए राज्यसभा का प्रारंभ में जो नाम था वो क्या था? काउंसिल ऑफ स्टेट। क्या नाम था भाई? काउंसिल ऑफ स्टेट। काउंसिल ऑफ स्टेट प्रारंभ में नाम क्या था इसका? काउंसिल ऑफ स्टेट था। और इसका नाम कब बदल दिया गया था? नाम कब बदला गया भाई? देखिए 23 अगस्त 1952 में इसका नाम बदल दिया गया था। क्या कर दिया गया था? राज्य सभा कर दिया गया था इसका नाम। तो इसका सही आंसर है सी वाला, ठीक है। तो ये देखिए कब स्थापना हुई थी? 3 अप्रैल
3 अप्रैल को किसकी स्थापना हुई थी? 3 अप्रैल 1952 राज्यसभा की स्थापना हुई थी। तो सी वाला आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम है? ऑपरेटिंग सिस्टम बताना है भाई आपको। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम है? ए ऑप्शन है लिनक्स, बी ऑप्शन है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, सी ऑप्शन है आपका पेंट और डी ऑप्शन है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। बताइए भाई जल्दी जल्दी। ऑपरेटिंग सिस्टम है, ऑपरेटिंग सिस्टम बताना है आपको। जल्दी जल्दी कमेंट्स बॉक्स में जवाब दीजिए भाई। कुछ सही बता रहे हैं, कुछ अलग बता रहे हैं भाई। ऑपरेटिंग सिस्टम है तो देखिए इसका ए वाला आंसर सही है, लिनक्स सही है, ठीक है। ए वाला आंसर इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये भी कंप्यूटर से आ गया भाई। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट स्पेलिंग एंड ग्रामर जांच को रन करता है? जल्दी जल्दी जवाब दीजिए भाई। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट स्पेलिंग एंड ग्रामर जांच को रन करता है? ए ऑप्शन है F7, बी ऑप्शन है F8, सी ऑप्शन है F9 और डी ऑप्शन है Shift+F7। बताइए भाई जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए। बहुत ही आसान है, जल्दी जल्दी जवाब दीजिए। तो इसका कौन सा सही हो जाएगा भाई? ए वाला इसका आंसर सही है, F7, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट स्पेलिंग एंड ग्रामर जांच को रन करता है? तो इसका F7 सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संचित निधि में से धन निकालने के लिए निम्नलिखित में किस प्राधिकरण का अनुमोदन काफ़ी है? ए ऑप्शन है केवल राष्ट्रपति, बी ऑप्शन है केवल संसद, सी ऑप्शन है केवल उपराष्ट्रपति और डी ऑप्शन है राष्ट्रपति और संसद दोनों। जल्दी जल्दी जवाब दीजिए भाई। भारत की संचित निधि का जो उल्लेख किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 266 में है, ठीक है। जल्दी जवाब दीजिए, जल्दी जल्दी जवाब दीजिए भाई। भारत की संचित निधि में से धन निकालने के लिए निम्नलिखित में से किस प्राधिकरण का अनुमोदन काफ़ी है? बताइए भाई जल्दी जल्दी। केवल राष्ट्रपति, केवल संसद, केवल उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति और संसद दोनों। जल्दी जल्दी जवाब दीजिए भाई। देखिए भारत की संचित निधि का जो उल्लेख है आर्टिकल 266 में आता है, ठीक है। और भारत की जो संचित निधि है, देखिए अगर राष्ट्रपति की बात करें तो आर्टिकल 52 में आता है। संसद की बात करें तो संसद किस में आता है भाई? 79 में आता है। उपराष्ट्रपति की अगर हम बात करें तो उपराष्ट्रपति हमारा अनुच्छेद 63 में आता है, ठीक है। तो जल्दी जल्दी जवाब देंगे, जवाब दीजिए भाई जल्दी जल्दी। देखिए पहला क्वेश्चन तो देखिए भारत की जो संचित निधि होती है इस पर जो अधिकार होता है वो किसका होता है भाई? संसद का होता है। भारत की संचित निधि पर जो अधिकार होता है वो किसका होता है? संसद का होता है, ठीक है। और भारत से की संचित निधि से जो पैसा निकालने की जो विधि होती है वो क्या कहलाती है भाई? विनियोग विधेयक। क्या कहलाती है भाई? विनियोग विधेयक। क्या कहलाती है भाई? भारत की संचित निधि से पैसा निकालने की विधि क्या कहलाती है? विनियोग विधेयक। इम्पोर्टेंट है, याद रखना। विनियोग विधेयक, विनियोग विधेयक कहलाती है, ठीक है। भारत की संचित निधि से पैसा निकालने की विधि क्या कहलाती है? विनियोग विधेयक कहलाती है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा भाई कौन सा हो जाएगा? केवल संसद। देखिए संचित निधि से जो पैसा निकाला जाता है वो तब निकाला जा सकता है जब संसद के दोनों सदन सत्र में होते हैं, यानी कि लोकसभा भी चल रही हो और राज्यसभा भी चल रही हो, तब विनियोग विधेयक के माध्यम से संचित निधि से पैसा निकाला जा सकता है, ठीक है। और विनियोग विधेयक का जो उल्लेख है वो आर्टिकल 114 में किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय सरकार द्वारा करों और अन्य प्राप्तियों से प्राप्त राजस्व किस में रखा जाता है? भारतीय सरकार द्वारा करों और अन्य प्राप्तियों से प्राप्त राजस्व किस में रखा जाता है? ए ऑप्शन है भारतीय संचित निधि में, बी ऑप्शन है भारतीय आकस्मिक निधि में, सी ऑप्शन है भारतीय सार्वजनिक खाता या डी ऑप्शन है भारतीय रिजर्व बैंक में। बताइए भाई भारत सरकार किस में रखती है पैसा? जल्दी जल्दी जवाब दीजिए भाई। भारत सरकार द्वारा कर, यानी कि जो कर वगैरह होते हैं, जीएसटी जमा होता है, कर होता है या अन्य किसी तरीके से पैसा प्राप्त होता है, वो जो राजस्व होता है वो किस में रखा जाता है? जल्दी जल्दी कमेंट्स बॉक्स में जवाब दीजिए भाई। भारत की संचित निधि आर्टिकल 266, ठीक है। आकस्मिक निधि आर्टिकल 267, ठीक है। आर्टिकल 267 यानी कि 267, इसमें क्या आते हैं भाई? भारत की आकस्मिक निधि आती है। बताइए भाई जल्दी जल्दी।
देखिए आरबीआई भारतीय रिजर्व बैंक, इसमें भाई देखिए भारतीय रिजर्व बैंक नहीं होगा। देखिए इसका जो सही आंसर है वो पहला वाला है, ठीक है, भारत की संचित निधि में रखा जाता है, ठीक है। जो भारत सरकार द्वारा कर वगैरह जीएसटी वगैरह जमा होती है, जो कर वगैरह होते हैं वो किस में इकट्ठे होते हैं भाई, भारत की संचित निधि में इकट्ठे होते हैं, ठीक है। तो इसका ए वाला आंसर सही है। आरबीआई नहीं होगा भाई, ये आरबीआई नहीं है, ठीक है, आरबीआई नहीं होगा, इसमें आरबीआई नहीं होगा। तो देखिए आपको कमेंट्स बॉक्स में बताएंगे भाई आरबीआई की स्थापना कब की गई थी, जल्दी कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। तो इसका कौन सा था भाई, भारत की संचित निधि में इकट्ठा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में 29 अगस्त 1947 किसके लिए जाना जाता है। बहुत आसान क्वेश्चन है। ए ऑप्शन है संविधान सभा की स्थापना, बी ऑप्शन है प्रारूप समिति की स्थापना, सी ऑप्शन है संविधान सभा द्वारा संविधान माननीय कर लिया गया, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। बताइए भाई 29 अगस्त 1947 किसके लिए जाना जाता है भाई, जल्दी जल्दी जवाब दीजिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी जवाब दीजिए। तो देखिए दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा भाई, देखिए 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया था, जिसमें 7 सदस्य थे, ठीक है। देखिए संविधान में लगभग 22 समितियों का गठन किया गया था, जिसमें सबसे प्रमुख समिति थी प्रारूप समिति, और प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे, 7 सदस्य थे, और इसके अध्यक्ष कौन थे, देखिए भीमराव अंबेडकर जी थे। तो देखिए 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया था। देखिए संविधान सभा की जो स्थापना है वो जुलाई 1946 है। संविधान सभा की स्थापना कब है भाई, जुलाई 1946 में है, ठीक है। और संविधान सभा द्वारा संविधान मान्य कर दिया गया था, तो ये कब मान्य कर दिया गया था भाई, 26 नवंबर 1949, ठीक है। कब मान्य कर दिया गया था, क्योंकि 26 नवंबर 1949 को ये पूरा बनकर तैयार हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, पृथ्वीपति शाह ने किसे श्रीनगर में संरक्षण दिया था। ए ऑप्शन है दारा सिको, बी ऑप्शन है सुलेमान सिको, सी ऑप्शन है मालिक सिको, और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। जल्दी जवाब दीजिए भाई, पृथ्वीपति शाह ने किसे श्रीनगर में संरक्षण दिया था। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, जल्दी जवाब दीजिए। पृथ्वीपति शाह ने किसे संरक्षण दिया था भाई, ठीक है। इसका सही आंसर है सुलेमान सिको, ठीक है, बी वाला आंसर इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उत्तराखंड प्रशासनिक प्रशिक्षण अकादमी स्थित है। उत्तराखंड प्रशासनिक प्रशिक्षण अकादमी स्थित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिख लेना वही से। ए ऑप्शन है देहरादून में, बी ऑप्शन है हरिद्वार में, सी ऑप्शन है टिहरी में, और डी ऑप्शन है नैनीताल में। जल्दी जवाब दीजिए भाई कहाँ है ये। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा नैनीताल, डी वाला आंसर इसका सही है। उत्तराखंड प्रशासनिक प्रशिक्षण अकादमी कहाँ स्थित है, नैनीताल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशिया का प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज स्थापित किया गया था। एशिया का प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज बताइए भाई। ए ऑप्शन है चेन्नई, बी ऑप्शन है बेंगलोर, सी ऑप्शन है रुड़की, और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। जल्दी जल्दी आप दीजिए भाई कमेंट्स बॉक्स में, बहुत ही आसान है। और जो चैनल पे पहली बार हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करते रहें। जल्दी जवाब दीजिए भाई। देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा सी वाला, लगभग सभी के जवाब सही आ रहे थे, रुड़की, ठीक है। जो रुड़की आईआईटी है वो ही एशिया का प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मत्स्य नीति लागू करने की पहल करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य है। यह नीति लागू की गई थी, बताइए भाई मत्स्य नीति कब लागू की गई थी। ए ऑप्शन है 2000 में, बी ऑप्शन है 2001 में, सी ऑप्शन है 2002 में, और डी ऑप्शन है 2003 में। जल्दी जल्दी जवाब दीजिए भाई। मत्स्य नीति लागू करने की पहल करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य है, ये नीति लागू की गई थी। तो जल्दी जल्दी जवाब दीजिए। तो देखिए इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा भाई, कुछ के जवाब सही आ रहे हैं इसमें, कुछ अलग जा रहे हैं इसमें। हाँ भाई सभी का स्वागत है ऑनलाइन क्लास में, आपका वेलकम है सभी का। हाँ भाई जल्दी जल्दी जवाब दीजिए। तो देखिए इसका सही आंसर है सी वाला, 2002 में की गई थी, ठीक है। तो 2002 में की गई थी। तो दोस्तों कमेंट्स बॉक्स में जवाब देंगे सभी कि उत्तराखंड में नई कृषि नीति कब लागू की गई थी। उत्तराखंड में नई कृषि नीति कब लागू की गई थी भाई, कमेंट्स बॉक्स में जवाब देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेब के उत्पादन के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है। सेब के उत्पादन के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है भाई। ए ऑप्शन है नैनीताल, बी ऑप्शन है अल्मोड़ा, सी ऑप्शन है देहरादून, डी ऑप्शन है उत्तरकाशी। तो जल्दी जल्दी जवाब दीजिए, जल्दी जल्दी जवाब दीजिए भाई कौन सा है। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा, लगभग सभी के जवाब सही जा रहे हैं। तो देखिए उत्तरकाशी इसका सही है, ठीक है, उत्तरकाशी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राज्य में चाय की खेती को 1824 में सर्वप्रथम शुरू कराया था।
बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रट लेना इसे, स्क्रीनशॉट लेना। राज्य में चाय की खेती को 1824 में सर्वप्रथम शुरू कराया था, किसने कराया था भाई? ए ऑप्शन है बिशप हेवर ने, बी ऑप्शन है मैकलेन ने, सी ऑप्शन है जॉन स्मिथ ने, और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जल्दी जल्दी आप दीजिए कमेंट बॉक्स में। कुछ के जवाब आने भी शुरू हो गए हैं, सही है, कुछ के अलग जा रहे हैं, लगभग सभी के जवाब सही हैं यहाँ पर। तो ए वाला आंसर सही है, बिस्ब हेपर, ठीक है, सॉरी बिस्ब हेवर, ए वाला आंसर इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तराखंड में उगाई जाने वाली फसलों में सबसे महत्वपूर्ण समूह है। उत्तराखंड में उगाई जाने वाली फसलों में सबसे महत्वपूर्ण समूह है। ए ऑप्शन है धान, गन्ना, झिंगोरा व अरहर, बी ऑप्शन है गेहूं, धान, मंडुवा व आलू, सी ऑप्शन है गेहूं, मंडुवा, झिंगोरा व आलू, और डी ऑप्शन है धान, गेहूं, अरहर, मसूर। जल्दी जल्दी जवाब दीजिए भाई। उत्तराखंड के फसलों में सबसे इम्पोर्टेंट समूह बताना है इनमें भाई। देखिए उत्तराखंड में उगाई जाने वाली फसलों में सबसे महत्वपूर्ण समूह कौन सा है भाई? तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा, कुछ अलग बता रहे हैं, कुछ सही बता रहे हैं। तो देखिए इसका बी वाला आंसर सही है, गेहूं, धान, मंडुवा और आलू, ठीक है, इसका बी वाला आंसर सही है। तो देखिए आपको जवाब देना है कमेंट्स बॉक्स में भाई। मंडुवा जो अनाज है इसका जो निर्यात करता है उत्तराखंड, वो किस देश के साथ करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला वन्य जीव विहार कौन सा है? ए ऑप्शन है गोविंद वन्य जीव विहार, बी ऑप्शन है केदारनाथ वन्य जीव विहार, सी ऑप्शन है स्कॉट वन्य जीव विहार, और डी ऑप्शन है सोना नदी वन्य जीव विहार। तो जल्दी जवाब दीजिए भाई, कौन सा है सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला वन्य जीव विहार? मतलब को सभी के जवाब सही आ रहे हैं, कुछ अलग जा रहे हैं इसमें। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा बी वाला, केदारनाथ वन्य जीव विहार। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुमाऊं का प्रथम कमिश्नर कौन था? ए ऑप्शन ई गार्डनर, बी ऑप्शन सर हेनरी रैमजे, सी ऑप्शन है जी डब्ल्यू ट्रेल, और डी ऑप्शन है जे एच ब्रेटन। जल्दी जवाब दीजिए भाई, बहुत ही आसान है, जल्दी जल्दी जवाब दीजिए, लगभग सभी के जवाब सही आ रहे हैं इसमें। देखिए सही आंसर है ए वाला, ठीक है, ई गार्डनर, ये कुमाऊं का प्रथम कमिश्नर था जो देखिए 1815 से 1816 तक रहा था, ठीक है भाई। कब तक रहा था ये? 1816 तक रहा था, फिर इसके बाद ट्रेल आ गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्य की सर्वाधिक ऊंचाई वाली अधिकांशतः पर्वत चोटियां स्थित हैं, यानी कि उत्तराखंड राज्य की सर्वाधिक ऊंचाई वाली जो पर्वत चोटियां हैं वो किस जिले में स्थित हैं? ए ऑप्शन है उत्तरकाशी में, बी ऑप्शन है रुद्रप्रयाग में, सी ऑप्शन है चमोली, देखिए चमेली नहीं है, ये क्या है यहाँ पर? चमोली है, ठीक है, चमोली, ठीक है भाई। ये क्या है? सी वाला आंसर क्या है इसका? चमोली वाली है, ठीक है, चमोली। तो बी डी वाला कौन सा है? पिथौरागढ़। तो इसका देखिए सही आंसर कौन सा हो जाएगा भाई? सी वाला आंसर ही सही है, चमोली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सुबुक्तगीन ने महमूद गजनबी को कहाँ का प्रांतीय शासक नियुक्त किया था? इंपॉर्टेंट है, सुबुक्तगीन ने महमूद गजनबी को कहाँ का प्रांतीय शासक नियुक्त किया था? ए ऑप्शन है खुरासान, बी ऑप्शन है लमगान, सी ऑप्शन है गजनी, और डी ऑप्शन है सरहिंद। जल्दी जवाब दीजिए भाई, सुबुक्तगीन ने महमूद गजनबी को कहाँ का प्रांतीय शासक नियुक्त किया था? जल्दी जल्दी जवाब दीजिए। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ए वाला, खुरासान, ठीक है, इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा भाई? खुरासान। दोस्तों ये थे 50 क्वेश्चन, लगभग 50 से थोड़े कम थे, लेकिन आपको जो क्वेश्चन ऐड कराए गए उन्हें लगाकर वो भी 50 हो जाते हैं। तो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। जो चैनल पर पहली बार है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और देखिए रोज़ आपके 50 क्वेश्चन मिलते हैं, 50 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट है आपका, जो उत्तराखंड के एग्ज़ाम पर आधारित प्रैक्टिस सेट है। और रोज़ आपको ये 50 क्वेश्चन मिलते हैं, आप अटेंड करते हैं, आपके जवाब भी सही होते हैं लगभग। और देखिए आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और जो चैनल पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड नाइट, थैंक यू।